वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एथिक्स का। वो और हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स राइट्स। शेयर होल्डर्स राइट्स में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि कंपनीज एक्ट क्या कहता है, यूएसए के लॉज क्या कहते हैं, या फिर एलओडीआर क्या कहता है। तो हम आगे अब डिस्कस करते हैं कि हमारा चैप्टर में अब क्या बचा हुआ है। ज़्यादा लंबा चैप्टर तो नहीं है ये, हम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स इन इंडिया। इंडिया में जो शेयर होल्डर्स के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या स्टेप्स उठाया, बेसिकली उनकी क्या इनिशिएटिव्स है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले अब इस टॉपिक के बाद से। तो हम एक बार रीड करते हैं क्या है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर एंड नोडल एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। सिक्योरिटीज मार्केट को कौन हमारे यहाँ इंडिया में कौन डील करता है? सेबी। ठीक है, one of the objectives of the SEBI is to provide a degree of protection to the investors and to safeguard their interest, their rights, steady flow of savings into market, and to promote the development of and regulate the securities market. देखो, सेबी आप सबने पढ़ा होगा, सेबी एक्ट। उसमें क्या था कि प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स के राइट्स को, प्रमोट करना है, रेगुलेट करना है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है सेबी एक्ट में। जो हमारा सेबी एक्ट है 1992 का, उसमें हमने ये सब पढ़ा हुआ है और बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये बस एक जस्ट एक समरी जैसा दिया गया है, इंट्रोडक्शन की तरह, कि सेबी क्या है, सेबी हमारे लिए क्या क्या करता है। ठीक है, investors should be safeguarded not only against frauds and cheating but also against the losses arising out of unfair practices. Such practices must may include, ये कुछ examples दिया गया है कि क्या क्या unfair practices में हम include कर सकते हैं। पहला है deliberate misstatement and offer statements to investors। देखो, ये सब ऐसे कुछ प्रोविजंस है जिसमें अगर आप कंपनीज एक्ट में देखो तो सेक्शन 447 भी लग जाता है साथ साथ। और 447 तो हमने डिस्कस किया है, और हम अगर हमने आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में हमने पूरा बढ़िया से डिस्कस किया है क्या है 447। ठीक है, तो अब हम उसे यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, बस एक रेफरेंस देकर चलेंगे। फिर है मार्केट प्राइस मैनिपुलेशंस, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दे देनी या फिर कोई ऐसा मतलब किसी और से सेल परचेज करवाना जिससे डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे। आप सबने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में। तो प्राइस मैनिपुलेशंस ऐसे कर सकते हैं। फिर इंसाइडर ट्रेडिंग की तो हमारे यहाँ हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में। तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी गलत है। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोविजंस हमने पढ़ा हुआ है। SEBI has issued many guidelines and regulations to regulate the capital market and to protect the investors. Some of the guidelines are ICDR. ये क्या है? ICDR। ठीक है, SEBI Ombudsman Regulation 2003, इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। Designed to redress the investors' grievances. अच्छा, ग्रीवांसेस से मुझे याद आया कि आपको सेबी का एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली ग्रीवांसेस को ही एड्रेस करता है। उसका नाम क्या है, आप बताओ मुझे, सोचो। यस, यू आर राइट, आप सबने सही सोचा था। इसका नाम है स्कोर्स, बिल्कुल सही है। फिर है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इनसाइडर ट्रेडिंग दिया हुआ है, सेपरेट सेल टू रिड्रेस। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, स्कोर्स, सेबीज कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम स्कोर्स। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, आईपीईएफ। और जो हमारा कंपनीज एक्ट में है वो है आईईपीएफ। तो इसमें जनरली कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, एक ही जैसे नाम है, काम एक ही है, बस नाम को हेरा फेरी किया हुआ है। फिर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये फंड एक्चुअली होता क्या है? देखो, जब भी कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है या अनक्लेम्ड शेयर्स होते हैं ना, तो जो हमारी जो कंपनीज होती है वो इस फंड में ट्रांसफर कर देती है। तो हम देखते हैं ये है क्या, और ये जनरली यूज होता है ना
अवेयरनेस फैलाने के लिए जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उन्हें एजुकेट करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग जो इनके ऑफिशियल्स हैं, ताकि वो, और या फिर सेमिनार ले लो। अब ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो ये कंडक्ट करवाती है, मैगजीन्स निकालती है, जर्नल्स निकालती है, जिससे लोगों में जागरूकता है। ठीक है, ये सारे फंड्स आते हैं, ये आप रीड कर लेना, ये मियर रीडिंग के लिए ही है, पर्पस के लिए। एक बार आप रीड कर लेना, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। अमाउंट गिवन बाय सीजी बाय वे ऑफ ग्रांट्स, अगर ग्रांट्स दिया है सीजी ने तो वो आ जाएगा। डोनेशंस गिवन टू द फंड बाय सीजी, डोनेशंस, ठीक है। कोई अनपेड अमाउंट है तो वो आ जाएगा। अमाउंट बाय, ये सब बाकी पढ़ लेना, ठीक है। द फंड शैल बी यूटिलाइज फॉर, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ये सबको आपको पता है क्योंकि ये नाम से ही क्लियर है। The refund in respect of unclaimed dividends, mature deposits, mature debentures, the application money due for refund and interest thereon. अगर कभी कोई मांगने वापस आ जाता है कि मेरा अनक्लेम्ड था, तो वापस उनको देना भी पड़ेगा। जब उनका अनक्लेम्ड हुआ था, जब कंपनी को उनके बारे में अता पता नहीं था, तो उन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र किया था। लेकिन अब सिंस उनके बारे में पता चल गया है और वो ये क्लेम करने आ रहे हैं, तो ये चीज़ वापस उनको दे दी जाएगी। Distribution by way of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture holders or depositors who have suffered losses। देखो क्या होता है ना, किसी ने फ्रॉड किया, जैसे सत्यम का एग्जांपल ले लो, आप सबको पता होगा सत्यम को अब अक्वायर कर लिया है महिंद्रा टेक ने। तो जब सत्यम हुआ था ना, तो उससे लॉसेस बहुत सारे लोगों को हुए थे, और उस लॉस का फिर जो इनसे जो वापस पैसे मिले थे बाय वे ऑफ डिस्गॉर्जमेंट, डिस्गॉर्जमेंट का मतलब होता है ना कि इनसे रिकवर करना, इट इज बेसिकली रिकवरी ऑफ अनलॉफुल गेन्स। तो उन्होंने जो भी ऐसे गेन्स किए थे ना, उनसे वापस लेना। जब उनके पास ये आ गया, तो जो भी एलिजिबल थे, जिनको सच में लॉस सफर जिन्होंने किया था, उनको ये पैसा दे देना। क्लियर? Reimbursement of legal expenses incurred in pursuing class action suits, आपको तो पता होगा क्लास एक्शन सूट। अगर आपको क्लास एक्शन सूट के बारे में नहीं पता, तो हम डिस्कस करने वाले कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के चैप्टर्स में, चैप्टर 1 है, उसमें है क्लास एक्शन सूट, आप वो लेक्चर देख लेना। इन्वेस्टर एसोसिएशन, देखो इन्वेस्टर एसोसिएशन एक ऐसा टूल है ना, जिससे हम जो कंपनीज है उनको और उनकी जो मैनेजमेंट है, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। उनकी एक्शंस के लिए अकाउंटेबल, आंसरेबल बनाया जा सकता है फॉर द एक्शंस। वो मतलब बेसिकली देखो, क्योंकि जनरली जो बड़ी कंपनीज होती है, उसमें शेयर होल्डर्स बहुत डिस्पर्स्ड होते हैं जोग्राफिकली, वो और जनरली वो लोग ज़्यादा शेयर्स होल्ड नहीं करते, तो वो इतना इनिशिएटिव लेते नहीं है कि वो मीटिंग में आए या फिर जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन अगर ऐसे एसोसिएशंस बना दिए गए ना, तो एक एक करके सोचो, आप एक महाराष्ट्र में, एक दिल्ली में है, एक कोई और छोटे से शहर में है, कोई और, ये सब मिलके जब एक एसोसिएशन बन जाएंगे ना, तो ये सोचो चार एक साथ हो जाएंगे। ये तो बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो और ये जब साथ में जाके एक आवाज बन के कंपनी से बात करेंगे, तो इनकी बात का वैल्यू होगा। ठीक है, सिंस छोटे छोटे शेयर होल्डर है, तो उनका जनरली वैल्यू नहीं होता। इन्वेस्टर एसोसिएशन बना दिया जाएगा। Recognized investor association means any entity rendering services in the area of investor education and awareness, conducting awareness workshops and assisting individuals investors in redressal of their grievances and recognized by SEBI। देखो ये SEBI से recognized होते हैं, जो भी देखो नाम से ही है recognized investor association। तो ऐसे कोई भी association जो SEBI से recognized है, उनको हम कहेंगे recognized investor association। ये सब क्या करते हैं? shall conduct workshops, ठीक है।
ताकि लोगों को फिर वही जागरूकता आए, शेयर होल्डर्स को उनके राइट्स के बारे में पता चले। ये पूरा चैप्टर ही राइट्स के ऊपर है बेस्ड, तो ये पूरा वहीं से रिलेटेड है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में अगर आपको एकदम डिटेल में समझना है, यहाँ तो सिर्फ एक टॉपिक है, चैप्टर 1 जाना, आरसीडी का के प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, मेरे चैनल पे जाना और उसमें सर्च करना लेक्चर नंबर 3-4 में, ठीक है। उसमें हमने बहुत बढ़िया से बहुत डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि उस चैप्टर में है भी डिस्कस करने वाला। तो यही सब सेम चीज़ें हैं वहाँ पर भी, ऑपरेशन है, मिसमैनेजमेंट है, तो मैं आपको रेफर करूँगी वहाँ जाके एक बार आप देख लो, क्योंकि वहाँ हम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। सेक्शन 241, सेक्शन 244 कौन अप्लाई कर सकता है, क्यों, किस किस सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये सब एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। रिलीफ मेजर्स, देखो ये भी वही चीज़ रिपीट हो रही है वहाँ से। तो जब आप तीनों ग्रुप्स देते हो ना, तो ये फ़ायदा होता है आपको कि ग्रुप 1 का कुछ टॉपिक सेम आपको मिल जाएगा 3rd में, 2nd में, तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है। अब देखो सेक्शन 244 ये भी वही है, तो मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप देख लेना। सेक्शन ये वाला जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट ही है उसमें, उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगी। कॉन्सेप्ट नंबर 5 है उस चैप्टर का, क्लास एक्शन सूट, दैट इज 245 सेक्शन नंबर, ये हम सब पढ़ेंगे वहीं पर। इसके बेसिस पर तो क्वेश्चंस केस लॉज भी है, तो आप वो सब देख लेना वहाँ पर। ये सब वहाँ पर है। चलो यहाँ से एक बार रीड करना चालू कर देते हैं, और तो ठीक है, यहाँ से रीड करते हैं इस पेज से। An individual shareholder may find it difficult to file a suit against the company, and even if he does, may not be able to enforce his rights, but may have a better chance when file a combined ये वही चीज़ है, क्लास एक्शन सूट, ठीक है। देखो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है ना, ये समझ लो ये पूरी हमारी कंट्री है, इंडिया है हमारा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो इनकी और सबका प्रॉब्लम किन से है, हमारी जो XYZ कंपनी है उससे ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ये अगर अकेले अकेले जाएंगे तो कितने सारे केसेस हो सकते हैं फाइल, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और सबका कॉज ऑफ एक्शन आपने ड्राफ्टिंग में पढ़ा होगा। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कारण क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्या इंजरी हुई थी आपको, या फिर क्या बेसिकली कारण क्या था, ठीक है। रीज़न क्या था आपका ये सूट फाइल करने का, तो वो सब तो सेम है सभी का, क्योंकि उन सबको प्रॉब्लम किससे है, XYZ कंपनी से, और कॉज ऑफ एक्शन सबका प्रॉब्लम एक ही है, ठीक है। तो अब ये सब अगर अकेले अकेले जाएंगे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, और हमारी इंडियन कोर्ट्स का आप हालत समझ ही रहे हो कि इतने सारे कोर्ट्स अभी तक कोर्ट्स में इतने सारे केसेस पेंडिंग है। अगर आप और भी डाल दोगे बर्डन, तो ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आपकी केस जल्दी सॉल्व हो जाएगी, हो सकता है इट में टेक क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं सभी लोग मिलके एक एसोसिएशन, जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा, तो एक एसोसिएशन बना देते हैं, और वो जाके एसोसिएशन जो सभी को रिप्रेजेंट करेगी, सभी के इंटरेस्ट को, और ये सब मिल के जाके यहाँ केस फाइल कर देते हैं कोर्ट में, ठीक है। और इस सब से फायदा क्या होता है ऐसा करने से, एक तो नंबर ऑफ केसेस, सबसे पहला हमारा जो पंगा था नंबर ऑफ केसेस का, वो कम हो जाते हैं, सभी को बर्डन नहीं होता रोज कोर्ट जाने का, क्योंकि अगर आपने केस किया है तो आपको रोज कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में तो नहीं होगा, कोई एक सभी के बदले जाके अटेंडेंस या फिर देख लेगा क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं, और सबको इंटीमेट कर देगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्रॉब्लम आता है कॉस्ट, जो कॉस्ट इनकर्ड है ना, वो शेयर कर सकते हैं लोग।
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है। समझ लो कि 10 लाख का खर्चा होना था और 10,000 शेयर होल्डर्स थे, तो ये चीज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कॉस्ट हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि आप जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हम कहा था 10 लाख का खर्चा हुआ है और हमारे 10,000 मेंबर्स हैं जिन्होंने साथ में मिलकर ये सूट फाइल की है। तो 100 रुपए का खर्चा, 100 रुपए इज नथिंग। ठीक है, अगर आप सूट और केस के मामले में देखो, 100 रुपए में आप कहीं केस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमने 2 पॉइंट्स तो हमने स्किप किया है। स्किप क्या किया है हमने, हम दूसरे लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो आप, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लेना, आरसीडी की, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के चैप्टर में क्लास एक्शन सूट और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। तो उससे हम डबल अपना मेहनत को बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसे हम वहाँ पे आप कवर कर लेना। अभी यहाँ से देखते हैं थर्ड पॉइंट से, स्पेशल राइट्स। एज द विल ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल्स, द डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी बाइंड्स द माइनॉरिटी। आपको ये बात पता है कि जहाँ एक डिसीजन मेकिंग होती है, आप ये आरसीडी के फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, फॉस एंड हार्बॉटल। आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर आपने अब तक वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। तो उस सब्जेक्ट में ये केस लॉ का रेफरेंस देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि मेजॉरिटी के साथ क्या होता है ना। देखो, हर मेजॉरिटी जो भी डिसीजंस हमारे कंपनीज एक्ट में, वो तो या तो ओआर से है या फिर एसआर से है। मतलब जो भी मेजॉरिटी है उनका डिसीजन तो हमेशा उनकी मन की चलेगी। तो अब माइनॉरिटी क्या करे, जो डिसेंटिंग है, कि उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं होना चाहिए था लेकिन मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया तो ये होगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए दे एक्सरसाइज देयर राइट्स विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ये बात सच है कि वो तो अपना हक, और ये वाजिब बात है कि वो अपने हक को तो इस्तेमाल करेंगे ना, उनका राइट है वोट करने का। अब वो अल्टीमेटली मेजॉरिटी बन जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हम और आप 50-50 पर, सॉरी 50 नहीं, 25 और 30% होल्ड करते हैं। ठीक है, और हमको ओआर चाहिए था। जो हमारे ये प्रॉब्लम था, ठीक है, उसमें आपने भी कहा हाँ और मैंने भी कहा हाँ, तो हम मेजॉरिटी में आ गए। लेकिन कोई और सिचुएशन में आप ना कह सकते हो और मैं हाँ कर सकती हूँ, या फिर वाइस वर्सा। तो वो हम फिर अलग अलग सिचुएशन में फिर वो मेजॉरिटी में हम नहीं रहेंगे। तो वो हर सिचुएशन में चेंज हो सकता है जो भी मेजॉरिटी है। ठीक है, तो अगर ये 55% होल्ड करते हैं तो उनके डिसीजन जो भी आएगा वो माइनॉरिटी पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, दे मे मिसयूज द पावर टू एक्सप्लॉइट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं और बल्कि उठाते भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस चीज़ को देखने के लिए, ताकि आपका हक ना मारा जाए, तो उस चीज़ को देखने के लिए कंपनी एक्ट ने बहुत सारे मेजर्स दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पेशल पावर्स दिए आपको। स्मॉल शेयर होल्डर्स अपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है बोर्ड पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड मतलब वही स्मॉल शेयर होल्डर के बारे में बात की गई, ये लिमिट दी गई है कि आप स्मॉल शेयर होल्डर अगर हो तो आप जाके अपॉइंट कर सकते हो अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड। ये है लिमिट। 1,000 members और 1/10 shareholders, number of members whichever is less। ठीक है, ई वोटिंग की फैसिलिटी बहुत एक बून है आज के टाइम में, क्योंकि सभी लोग नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्ट, आप सोचो ट्रैवलिंग का खर्चा, लॉजिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, आने का खर्चा, फूडिंग का खर्चा, कितनी सारी एक्सपेंसेस आपको बेयर करनी पड़ती है जब आप कहीं से आते हो, मतलब अपना घर को छोड़ के कहीं और जाते हो। तो आप ये सोचो कि बस एक वोट डालने के लिए बहुत लोगों के लिए शायद ये उतना चीज़ ये इम्पोर्टेंट ना हो, तो इसलिए भी ई वोटिंग बहुत अच्छी एक फैसिलिटी दी गई है जिस भी कंपनी में 1,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर है। ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए शेयर होल्डर्स को, और अपनी आवाज़ को, अपनी ओपिनियंस को कंपनी में रखना चाहिए। Exit rights. If a group of or group of members acquire 90% of the shares through amalgamation, मतलब देखो इसमें है ना, अगर ए कंपनी ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड अमेलगमेट हो रही है
अमालगमेशन बाय मर्जर, ठीक है। अगर उसने वो मर्ज होते हैं तो जस्ट अ सेकेंड, तो देखो आप अपनी स्क्रीन पर अमालगमेशन दो तरीके की हो सकती है, या तो मर्जर हो सकता है, नहीं तो परचेज बाय इन द नेचर ऑफ परचेज हो सकता है। तो उस सिचुएशन में इस चीज़ को हमने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आप पढ़ोगे इसके बारे में बहुत डिटेल में सीआर के पेपर में। तो उस चैप्टर के लिए हम वो छोड़ देते हैं, हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस प्रोसेस में अगर आपके पास 90% या उससे ज़्यादा शेयर्स आ गए तो आपको जो बैलेंस शेयर होल्डर्स उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि आप उनको उनके शेयर्स परचेज करने का ऑप्शन दो। ओके। Related party transactions. If the company is entering into a contract or agreement with majority shareholder group, it will be deemed as a related party transaction, and if the transaction is not at arm's length, minority shareholders through a special resolution can approve or disapprove the transaction. Majority shareholders being the interested party will not be able to vote, so the minority will have the final say. देखो इसमें क्या होगा, जो अगर आपने पढ़ा होगा डायरेक्टर्स का चैप्टर, डायरेक्टर के सेक्शंस इन कंपनीज एक्ट, तो उसमें है कि इफ द पर्सन इज इंटरेस्टेड और इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देन द पर्सन इज शैल अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो बिल्कुल उसी केस में अगर वो जो हमारे जिस ट्रांजैक्शन का अप्रूवल लिया जा रहा है अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो वो वोट नहीं कर सकती। तो उस केस में जो फॉर एग्जांपल हमारे केस में क्या है, चलो हम 1000 शेयर होल्डर्स हैं हमारी कंपनी में, जिसमें एक शेयर होल्डर है जिसके पास 70% स्टेक है, बाकी 999 के पास 30% है। अब इस केस में तो ये वोट नहीं कर सकती। अब जो डिसीजन आएगा वो इनके वोटिंग से आएगा और ये जो भी डिसाइड करेंगे वो इस पे बाइंडिंग हो जाएगा, फाइनल होगा। तो ये भी एक पावर है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जो कंपनीज एक्ट में दी है। एप्लीकेशन फॉर रिलीफ हम अप्लाई भी कर सकते हैं। Not less than 100 shareholders or 1/10 of the shareholder in case of company having share capital or 1/5 1000 shareholders या 1/10 of the shareholders in case of company having share capital or 1/5, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो कंपनी having share capital, ठीक है। इस केस में दो कंडीशंस है, ये 1000 मेंबर्स है, आई एम सॉरी 1000 नहीं 100 है। 100 मेंबर्स है या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, whichever is less of course। और इसमें है 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। एक ये प्रॉपर चार्ट आप बना लेना अपनी राइटिंग में। तो ये दिया गया है लिमिट आपको सूट फाइल करने का। अगर आपको एप्लीकेशन लेना है सेक्शन 408 एंड 241 में भी है, 244 में बताया गया है कितने नंबर है, ठीक है। उसमें भी हम देखेंगे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी लंबा लग रहा है, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी 25 मिनट्स के लेक्चर हो चुकी है। सी यू, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।